तो म्यूटेशंस क्या होती हैं? तो म्यूटेशंस यानी कि एनी चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द डीएनए। डीएनए के अंदर आपको पता है क्या होते हैं? बेस पेयर होते हैं, एटीजीसी। ठीक है। उनके सीक्वेंस में अगर चेंज हो जाए, और चेंज की वजह से क्या होगा कि जो स्ट्रक्चर है उसकी, तो वो बदल जाए, मतलब उसका जो फ्रेम है एक तरीके से वो शिफ्ट हो जाए, तो यहाँ पर इसको बोलोगे आपकी म्यूटेशंस हो गई है। मे ओकर इन द सोमेटिक सेल्स। अगर सोमेटिक सेल्स के अंदर म्यूटेशंस होती है, मान लो आप लोग हो, ठीक है ना, आपकी में दो टाइप की सेल्स होती हैं, गेमेटिक सेल्स और सोमेटिक सेल्स। तो जो गेमेट्स जहाँ से बनते हैं, यानी कि हमारे जो ओवरी और टेस्टिस होते हैं मेल में, उनके अलावा जो बाकी सेल रहती हैं सारी सारी, उनको सोमेटिक सेल बोलते हैं। अगर वहां पर म्यूटेशंस होती है, तो वो आपके जो बच्चे होंगे उनके अंदर नहीं जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर गेमेट्स के अंदर म्यूटेशंस हो जाती है, एग और स्पर्म्स के अंदर, तो वो ऑफस्प्रिंग में जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो म्यूटेशंस आर हेल्पफुल और हार्मफुल भी, यानी कि म्यूटेशंस दोनों टाइप की होती हैं, कि हार्मफुल भी होती हैं और हेल्पफुल भी होती हैं। बट ज्यादातर म्यूटेशंस, मान लो मैं कहूँ कि भाई 10 में से 9 हार्मफुल ही होती हैं, केवल एक हेल्पफुल होती है। ठीक है। इसलिए हमें जेनेटिक डिसऑर्डर ज्यादा देखने मिलते हैं एज कम्पेयर टू कोई नई ब्रीड देखने को मिले। मतलब बहुत रेयर होता है कि भाई नया करेक्टर आ गया हो किसी के अंदर। तो म्यूटेशंस आर हैपन रेगुलरली, यानी कि नेचर के अंदर आप देखोगे तो म्यूटेशंस होती रहती हैं। कुछ ऐसी भी होती हैं जो हम ज्यादा हमें नोटिस भी नहीं होता है। ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल म्यूटेशंस आर नेचुरल, यानी कि ज्यादातर, यानी कि लगभग आल की सारी, यानी कि अगर हम कोई करें, मान लो अगर हम लैब में कर रहे हैं, तो वो बोलेंगे हम आर्टिफिशियल हैं। लेकिन जो नेचर में हो रही हैं वो नेचुरल होती हैं। अपने आप को मान लो आप बहुत ज्यादा बार आप क्या करा रहे हो, अल्ट्रासाउंड करा रहे हो। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो वो जो अल्ट्रासाउंड रेडिएशंस हैं, वेव हैं, वो आपकी स्किन के साथ टकराएंगी, और टकराएंगे मतलब आपके डीएनए को स्टिमुलेट करती हैं। तो वो हो सकता है डीएनए को डैमेज करते हैं। तो वो आप कह सकते हो वो आर्टिफिशियल म्यूटेशंस हैं। वो आप खुद करा रहे हो या फिर एक्सरे करा रहे हो बार बार। तो एक्सरे जो रेज होती हैं एक तरीके से हार्मफुल रेज होती हैं, वो डैमेज करती हैं फिर डीएनए को। ठीक है। लेकिन अगर नेचर में देखते हो तो नेचुरली सारी म्यूटेशंस नेचुरली होती हैं। ठीक है। और इरेगुलरली होती रहती हैं। ठीक है। मैनी म्यूटेशंस आर रिक्वायर्ड बाय एंजाइम्स। कुछ म्यूटेशंस को अलग अलग एंजाइम चाहिए होती हैं, बट ज्यादातर म्यूटेशंस को एंजाइम की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। सम म्यूटेशंस में इंप्रूव द ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल, यानी कुछ म्यूटेशंस बेनिफिशियल भी होती हैं। जो आपने देखा था ना, डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन ऑफ फिटेस्ट फिटेस्ट था, ऐसे कुछ था ना एक, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डार्विन का सुना होगा ना, कि जो फिट है वही सर्वाइव करेगा, जो बाकी एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो सेम यहाँ पर भी हो रहा है कि जो स्पीसीज अपने आप को उन कंडीशंस में अपनी बॉडी के अंदर चेंज करके अडेप्ट कर लेगी। तो चेंज मतलब म्यूटेशंस करके अडेप्ट कर लेगी, वो सर्वाइव करेगी। और जो अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, जो चेंज नहीं कर पाएंगे, वो एक्सीडेंट हो जाती है। तो मतलब उस केस में ये बेनिफिशियल है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखोगे हम करते क्या है, इसमें होता क्या है, डीएनए के जो सीक्वेंस है ना उसमें चेंज करते हैं। तो मान लो ये क्या है, आपके डीएनए की सीक्वेंस है ये। ठीक है। अगर हम, इनसे क्या बनता है, एमआरएनए बनता है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। जब क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन होती है, और फिर ट्रांसलेशन होती है। ठीक है। तो ट्रांसलेशन होगी तो प्रोटीन बनेगा। तो ये अलग अलग यहाँ पर अमीनो एसिड बता रखे हैं। अगर मान लो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इस जी की जगह पर मान लो यहाँ पर ए आ जाए, तो यहाँ पर क्या आएगा फिर, यू आएगा, obvious सी बात है। और यहाँ पर फिर ग्लाइसिन नहीं बनेगा, यहाँ पर कोई और अमीनो एसिड बनेगा। और इससे होगा क्या, कि ये जो प्रोटीन पहले बन रहा था, मान लो फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका प्रोटीन था आपका फॉर द नेल ग्रोथ फॉर एग्जाम्पल, या हेयर ग्रोथ था, कोई भी प्रोटीन, या मसल्स ग्रोथ, कुछ भी आप प्रोटीन लगा सकते हो। ठीक है। या फिर सेल रिपेयरिंग प्रोटीन था कोई। तो अब क्या हो गया, इसकी जो प्रॉपर्टी है ना एमिनो एसिड की, बदल गया। तो अब ये प्रॉपर तरीके से क्या होगा, फोल्ड नहीं हो पाएगा। आपने देखा प्रोटीन फोल्डिंग, सुना होने वर्ड आपने, प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। उसके बाद फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनती है, फिर टर्सरी बनती है, फिर क्वार्टरनरी में। तो यहाँ पर प्रॉपर फोल्डिंग नहीं हो पाएगी। फोल्डिंग नहीं हो पाएगी, जो प्रोटीन बना है वो ठीक से काम नहीं करेगा, तो इसका जो इफेक्ट है वो बॉडी पे साफ साफ दिखाई देगा। तो म्यूटेशन यही करती है। तो वी ने डीएनए सिंथेसाइज एन एंजाइम कॉल्ड डीएनए पॉलीमरेज। तो अगेन जो डीएनए है, यानी कि डीएनए से डीएनए क्या कौन होता है, डीएनए पॉलीमरेज बनाता है। ठीक है। ये क्या करता है, रीड करता है डीएनए स्ट्रैंड को ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल एंड कंस्ट्रक्ट ए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। यानी कि डीएनए से क्या बनता है, आप कह सकते हो एक एमआरएनए स्ट्रैंड बनता है, जिसको आप जो इनकी एक स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। ठीक है। और डीएनए पॉलीमरेज अगर उसके अंदर ही मान लो डीएनए से मान लो, जो सिंपल डीएनए रेप्लिकेशन हो रही, तो डीएनए रेप्लिकेशन में क्या करते हैं, एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनाते हैं।
लेकिन अगर मान लो रेप्लिकेशन के टाइम पर जो डीएनए पॉलीमरेज है ना, इसके अंदर कोई गड़बड़ हो जाए, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जब ये नए न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है लैगिंग और लीडिंग स्ट्रैंड के ऊपर, ठीक है, तो उनके अंदर हो सकता है कि एडिंग में जो लीडिंग और न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कोई मिस पेयर ऐड हो जाए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देखोगे, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये अनवाइंड हुआ डीएनए, ठीक है, अनवाइंड होने के बाद यहाँ पर प्रॉपर बेस पेयरिंग हो रही है भाई, यहाँ पर नया स्टैंड बन रहा है, एक एक नया स्टैंड ये बन रहा है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, टेम्पलेट हो जाएगा ये दोनों इधर वाले, ये वाला 5 नंबर, ये 5 नंबर, ये सेम है, और ये 3 नंबर यहाँ पर, ये 3 नंबर सेम है, यहाँ पर ये नया बन रहा है, दिस वन एंड दिस वन। नए बनने के लिए क्या चाहिए आपको, ये न्यूक्लियोटाइड चाहिए, जैसे सी है, ए है, जी है, और टी है आपका। लेकिन अगर मान लो जो इनको ऐड कौन कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज कर रहा है। अगर मान लो किसी वजह से क्या हो कि यहाँ पर आप देखोगे एक जो पेयरिंग है वो गलत हो गई है, ठीक है, दिख रहा है आपको, यहाँ पर सी के साथ पेयरिंग होना था जी को, बट यहाँ पर ए पेयरिंग कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर म्यूटेशन है वो क्रिएट हो जाती है। तो ये जो आप चीज देख रहे हो, दिस वन रिप्रेजेंटिंग म्यूटेशन। अब इसकी वजह से होगा क्या, कि जब इसका मान लो एमआरएनए बनेगा, ठीक है, तो पहले एमआरएनए में क्या बनना था, पहले यहाँ पर नेचुरली क्या आना था, मान लो फॉर एग्जांपल जी और जी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आना था, एमआरएनए में सी आना था। मान लो मैं इन तीनों कोडोन को लूँ, इनको एक साथ लूँ फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर टी का क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और जी का सी आना था, और सी का क्या आएगा, जी आना था, पहले ये कोडोन बनना था। लेकिन अब म्यूटेशन की वजह से यहाँ पर क्या बन रहा है, ए, यू और जी बन रहा है, तो अगेन यहाँ पर जो अलग अमीनो एसिड्स यहाँ पर ऐड होगा अब। यानी कि ये सिंपल आपको बता रखा है कि कई बार क्या होता है, जब ए के साथ नॉर्मली टी बॉन्ड बनाता है, और आपका जी के साथ हमेशा ट्रिपल बॉन्ड सी बनाता है आपका, ठीक है। कई बार क्या होता है कि कुछ रेयर अमीनो एसिड्स, रेयर बेस पेयर होते हैं, लाइक इमिनो ग्रुप्स एंड एथेनॉल टोटोमेरिक फॉर्म्स, ये भी प्रेजेंट होती है, इनकी वजह से भी क्या हो जाता है कि जो पेयरिंग है वो ठीक से नहीं हो पाती। ये बता रखा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इनके अंदर चेंज हो रहा है, यानी कि रेयर इमिनो फॉर्म है साइटोसिन की है, यानी नॉर्मली एडेनिन बॉन्ड बनाता है कि सर टी के साथ बनाना था इसने, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इस साइटोसिन के अंदर क्या हो रहा है कि कुछ केमिकली चेंज हो गया, इसकी स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो गया, मॉडिफिकेशन हो गई किसी वजह से, रेडिएशन या केमिकल की वजह से। तो अब क्या होगा, जो पेयरिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी भाई। तो सेम यहाँ पर ये दिखा रखा है कि भी ऐसे यहाँ पर कि जो थाइमीन है, टी है, अगेन ये ए के साथ बॉन्ड बनाता है, बट ये जी के साथ बॉन्ड बनाता है, तो ये क्या इसकी ग्वानिन की एनोल फॉर्म है, यानी कि इनकी जो फॉर्म्स हैं वो चेंज हो जाती हैं कई कई बार किसी केमिकल की वजह से या फिर कोई म्यूटेशन की वजह से। तो उसकी वजह से भी फिर जो और ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। तो म्यूटेशंस डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सेल एंड इट्स ओकरिंग, यानी कि म्यूटेशंस को हम दो कैटेगराइज करते हैं कि भाई म्यूटेशंस कहाँ हो रही है और किस सेल में हो रही है। तो अगेन जर्मलाइन म्यूटेशंस एंड सोमेटिक सेल्स, तो जो सोमेटिक सेल्स के अंदर होगी उनको सोमेटिक म्यूटेशन बोल देंगे, और भी जो हमारी जो एग और स्पर्म्स के अंदर अगर म्यूटेशंस होगी उनको हम जर्मलाइन म्यूटेशन बोल देंगे, सिंपल है ये। और जो जर्मलाइन म्यूटेशंस होती है ये नेक्स्ट जनरेशन में फॉरवर्ड हो जाती है, लेकिन जो सोमेटिक म्यूटेशंस हैं ये उसी जनरेशन तक रहती हैं, उससे आगे फॉरवर्ड नहीं होती। क्लियर है। तो ये फिश का एग्जांपल यहाँ पर बता रखा है कि यहाँ पर इसके अगर मान लो जर्म लाइन के अंदर म्यूटेशंस हुई है ना, तो यहाँ पर देखोगे म्यूटेशंस के अंदर यहाँ पर ऑल द सेल्स कैरी द म्यूटेशन, तो यहाँ पर आपको इसमें कुछ म्यूटेशन दिखाई दे रही हैं। लेकिन अगर मान लो सोमेटिक सेल्स के अंदर म्यूटेशन हो रही है तो यहाँ पर कोई चेंज यहाँ पर नहीं आया है। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ डीएनए, लेसिन्स लेसिन्स होता है वो जो कट होता है उसके बेस पर कि भाई म्यूटेशंस को हमने फर्दर दो कैटेगरी में बांट दिया है, जीन म्यूटेशंस या फिर क्रोमोसोम म्यूटेशंस की जो कट है या फिर जो डैमेज है एक तरीके से, लेजिन मतलब कट कह लो या डैमेज कह लो, कि वो कितना, अगर वो बिल्कुल छोटा है, क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर क्या होते हैं, जीन होते हैं, डीएनए होता है, ठीक है। तो अगर मान लो जो कट है या फिर आप कह सकते हो जो डैमेज कहेंगे हम इसको, अगर वो बहुत स्मॉल है तो उसको बोलोगे कि एक पर्टिकुलर जीन के अंदर म्यूटेशन हुई है। लेकिन अगर मान लो जो डैमेज है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, वो बहुत सारे जीन को एक साथ हैम्पर्ड कर रहा है, तो बोलोगे कि ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन है। तो यानी कि साइज ऑफ द डीएनए लेसेंस इज रिलेटिवली स्मॉल एंड अफेक्ट ए सिंगल जीन, अगर मान लो एक सिंगल जीन ही अफेक्टेड हो रहा है तो बोलोगे जीन म्यूटेशन है। लेकिन अगर मान लो बहुत सारे एक साथ जो डीएनए के अंदर बहुत सारे जीन्स होते हैं और बहुत सारे जीन एक साथ अफेक्टेड हो रहे हैं, और बहुत बड़ा मतलब ऐसे समझ लो कि क्रोमोसोम्स कट हो जाना, क्रोमोसोम की जो आर्म्स हो किसी वजह से कट हो जाना,
ठीक है। और जब आर्म कट होगी तो सिंपल सी बात है, उसके अंदर बहुत सारे जीन एक साथ या तो लॉस्ट हो जाएंगे या फिर ऐड हो जाएंगे। तो उस टाइप की म्यूटेशन को बोलोगे आप क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। तो जो जीन म्यूटेशंस होती हैं कैन बी डिटेक्ट ओनली बाय द ऑब्जर्विंग देयर फिनोटिपिक, यानी कि इनको ये केवल आप जब इनका फिनोटिपिक देखोगे ना तभी आपको पता लगेगा कि हाँ म्यूटेशन हुई है। बट यहाँ पर आप अगर आपने इनको देखना हो तो आप जो सिंपल माइक्रोस्कोप के नीचे उसका जो कैरियोटाइप है वो भी देख लोगे आप, तो भी आपको पता लग जाएगा कि म्यूटेशन हुई है कि नहीं हुई है। यानी कि क्रोमोसोम देख के बता दोगे आप कि म्यूटेशन हुई है, क्योंकि क्रोमोसोम तो हमें दिखाई देते हैं, ठीक है, लेकिन जीन हमें दिखाई नहीं देते हैं कि भी जीन डिलीट हुआ है, ऐड हुआ है, जो भी हुआ है, ठीक है। तो जो जीन म्यूटेशन के जो इफेक्ट हैं वो हमें दिखाई देंगे केवल फिनोटाइप। इसके बाद तो इस जीन म्यूटेशंस, अगर मान लो म्यूटेशन हो रही है केवल सिंगल न्यूक्लियोटाइड में, तो इसको आप पॉइंट म्यूटेशन भी कह सकते हो। ये आपसे एक नंबर में एग्जाम में पूछा जा सकता है। मे कोज ड्यू टू द कोपिंग एरर केमिकल्स वायरस एंड म्यूटेशंस, यानी कि म्यूटेशंस वो होते हैं जो जो म्यूटेशंस को कोज करते हैं उनको म्यूटेशंस बोलते हैं, ठीक है। तो अगेन ये केमिकल्स हो सकते हैं आपके, या फिर कोपिंग एरर हो सकता है, मैंने बताया ना डीएनए से डीएनए की कॉपी बनना, लेकिन कोपिंग में किसी वजह से एरर आ जाए तो उसको कोपिंग एरर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो जीन म्यूटेशन है उसको फर्दर हमने 3 क्लास में बांटा हुआ है, बेस, इंसर्शन एंड डिलीशन। पे बेस का मतलब, बेस सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि मान लो फॉर एग्जांपल ये आपका डीएनए ओरिजिनल सीक्वेंस था, बेस दिख रहे हैं आपको, थोड़ा छोटा दिख रहे हैं ना, ATG, GTA, GAT, सी, आप कोई भी 3 3 का पेयर कोई बना सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, हम बेस को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, बेस को हम एक तरीके से ऐड कर रहे हैं, बीच में आपने एक नया बेस ऐड कर दिया, तो उससे होगा क्या कि पूरा जो कोडोन है वो चेंज हो जाएगा। मान लो पहले 8 यहाँ तक तो सेम है, बट यहाँ पर GTA के बाद यहाँ पर T की जगह पर आपने क्या कर दिया है कि C को ऐड कर दिया है। तो इससे होगा क्या कि यहाँ पर ये जो कोडोन है ना, ये एक अलग अमीनो एसिड इसको कोड करेगा, और उससे जो ओवरऑल प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाएगी, और कोई चेंज नहीं होगा, केवल एक अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर बदल जाएगी। अब आप पूछोगे जी एक एक अमीनो एसिड के बदलने से क्या फर्क पड़ेगा, पड़ सकता है कुछ फर्क। एक कोडोन के चेंज होने से क्या कोई डिजीज हो सकती है? नहीं हो सकती। एग्जाम्पल है सिकल सेल डिजीज। तो यहाँ पर केवल एक जो बेस पेयर है वो चेंज हो रहा है, यहाँ पर आप देखोगे इस एक ही जगह पर केवल टी बन रहा है बस। और इस यानी कि यहाँ पर जो पहले कोड करता था वो कोड करता था आपका आई थिंक ग्लूसिन होगा ये। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस एक बेस पेयर की वजह से वेलिन बनेगा, और वेलिन बनेगा तब ये जो आपका हीमोग्लोबिन है वो सिकल सेल्ड हो जाएंगे, जो आरबीसीज हैं आपकी वो सिकल सेल्ड हो जाएंगे। तो मतलब एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड भी म्यूटेशन कोज कर सकता है, और वो हमें फिजिकली दिखाई देगा हमारी ब्लड के अंदर। क्लियर है? तो ये नॉर्मल आरबीसीज हो जाएंगी और ये आपकी सिकल सेल आरबीसीज है, ठीक है। इसके बाद भाई सेकंड आते हैं हम, हमारा ये कौन कौन है बच्चे, अनु, नेहा, शिवानी और सिमरन भाई, आपको समझ में आ रहा है इतना? कोई डाउट होता आप भाई मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इंसर्शन भाई। तो इंसर्शन का मतलब क्या होगा, आपने इंसर्ट करना अब बेस पेयर को, सब्स्टिट्यूट नहीं, सब्स्टिट्यूट मतलब बदल देना, समझ गए ना। यहाँ पर हमने किया क्या था, हमने कि जो पहले टी था ना इसकी जगह पर हमने केवल सी ऐड कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक को हटा दिया एक को ऐड कर दिया। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, नए को इंसर्ट कर रहे हैं। तो नए को इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर होगा क्या कि नया हमने मान लो टी के बाद हमने ऐड कर दिया नया एक और टी, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि पूरा जो फ्रेम है ना वो शिफ्ट हो रहा है, मतलब जो रीडिंग फ्रेम है वो बदल जाएगा आपका पूरा। ऐसे ही आप अगर डिलीट कर दो, आपने यहाँ पर मान लो ये ओरिजिनल था, मैं इसको बैठा रहा हूँ, मान लो ये आपको ओरिजिनल था, यहाँ से मैं मान लो इसको इन्होंने डिलीट किया टी को भाई, इस टी को डिलीट करूंगा ना तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 3 का पेयर और फिर से GA, और ये वाला जो भी था ना सबका C या G है, ये यहाँ पर आ जाएगा अब। समझ रहे हो, देखो ये वाला। और ऐसे ही पहले क्या था आपका, ये कोडोन था आपका CGT, अब ये आपका यानी कि ATG हो गया, और इसके बाद ये GTC हो जाएगा। मतलब पूरा जो फ्रेम है ना वो बदल जाना। डिलीट कर देना मतलब न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर देना, ऐड, इंसर्शन मतलब नया ऐड कर देना। तो जब आप कोडो, मैंने बताया था कि हम 3 3 के पेयर में पढ़ते हैं, अगर आपने उस 3 के पेयर को चेंज कर दिया किसी वजह से, ठीक है, तो होगा क्या उससे कि जो सीक्वेंस है ना वो बदल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल
यहाँ पर हमने छोटा एग्जांपल लिया भाई, मान लो हमने यहाँ पर ऐड एक ओरिजिनल डीएनए सीक्वेंस था हमारा ये, यानी कि तीन तीन का पेयर हमने बना रखा है, ये आपको जस्ट सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए, ठीक है ना, ये कोडोन नहीं है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने शिफ्ट कर दिया है, ए को इंसर्ट इंसर्ट कर दिया, इंसर्शन करी है इसकी ए की। तो अगर मान लो इंसर्ट कर दिया हमने, यहाँ पर ए ऐड कर दिया जो आपको एरो लगा रखी है, तो इससे होगा क्या कि यहाँ तक तो ठीक है दोनों, द फैट कैट, द फैट कैट की वजह से यहाँ पर कैट नहीं रहा, यहाँ पर क्योंकि जो टी था ना ये अब आगे चला गया, ये तीनों इकट्ठे हो गए, टी ए टी हो गया वो, क्योंकि हम तो इनको तीन तीन के पेयर में पढ़ेंगे हम, कोडोन तो तीन के पेयर में पढ़ा जाता है। तो जब एक नया ऐड कर देंगे हम, तो जो पूरा जो आगे का जो कोडोन था, सीक्वेंस था ना, वो शिफ्ट हो जाएगा अब, और इसके अकॉर्डिंग पूरा जो प्रोटीन है वो नया बनेगा अब। समझ गए, चाहे वो आप इंसर्ट कर लो चाहे डिलीट कर दो, अगर मान लो आप यहाँ से डिलीट टी को डिलीट भी कर देते हो तो यहाँ पर अगेन सी ए ए ये आ जाएंगे, तीनों इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसे ही फिर आगे आगे अगले ये वाले तीनों इकट्ठे हो जाएंगे, और फिर ये वाले तीन इकट्ठे हो जाएंगे, और उसके बाद ये वाले तीन इकट्ठे हो जाएंगे, और इस तरीके से आगे वाला ऐड हो जाएगा। तो इससे ओवरऑल क्या होता है कि जो पूरा फ्रेम है वो शिफ्ट हो जाता है। तो इन दोनों को बोला जाता है, इंसर्शन को और डिलीशन को, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस। क्लियर है दोनों टर्म? ये नहीं करेंगे हम। इसके बाद आते हैं जो म्यूटेशंस की भी अलग अलग और भी टाइप होते हैं, लाइक लिथल म्यूटेशंस है, फॉरवर्ड म्यूटेशंस है, रिवर्स म्यूटेशंस है, मिस सेंस म्यूटेशंस है, नॉन सेंस है, साइलेंट है, न्यूट्रल है, लॉस ऑफ फंक्शंस है, गेन ऑफ फंक्शंस है, कंडीशनल है। ठीक है, ये इसकी और भी टाइप है, तो अगेन आपसे एग्जाम में इनमें से एक नंबर में भी कोई भी डेफिनेशन आ सकती है। तो ये होती क्या है, तो हम इनको एक एक नंबर में डिस्कस करेंगे अब, ठीक है। तो नंबर ये इनकी टेबल फॉर्म में डेफिनेशन दे रखी है सभी की, यानी कि इंसर्शन क्या होता है, डिलीशन क्या होता है, फ्रेम शिफ्ट क्या होता है, ठीक है, फॉरवर्ड म्यूटेशंस, रिवर्स म्यूटेशंस, मिस सेंस, नॉन सेंस, साइलेंट, न्यूट्रल, लॉस ऑफ फंक्शन, गेन ऑफ फंक्शन, ये सारी की डेफिनेशन यहाँ पर एक एक लाइन में दे रखी है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको थोड़ा समझाने के लिए यहाँ पर कुछ फोटो और कुछ डायग्राम ऐड किए हैं, ताकि आपको जो चीज़ें हो अच्छे से समझ में आए। तो फर्स्ट देखो, यहाँ पर कोई म्यूटेशन नहीं है, डीएनए था, एमआरएनए बना, और यहाँ पर जो प्रोटीन बन रहा है इस कोडोन के अकॉर्डिंग सीरीन बना रहा है ये, ठीक है। मिस सेंस का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो कोडोन था ना आपका, यानी कि यहाँ पर आप देखोगे टी सी ए था, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या था, ए जी टी था। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, म्यूटेशंस क्रिएट, यानी कि न्यू कोडोन इनकोड ए डिफरेंट अमीनो एसिड्स एंड देयर वाज चेंज इन द अमीनो एसिड सीक्वेंस। यहाँ पर क्या हुआ है, मिस सेंस, यानी कि सेंस ही बदल जाना, मिस मतलब अलग, या फिर डिफरेंट, सेंस मतलब सेंस, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड चेंज होता है, तो उसकी वजह से जो कोडोन है वो अलग आ जाएगा, यहाँ पर ये कोडोन अलग था, यू सी ए था जो कि सीरीन बना रहा था, अब क्या आ गया यहाँ पर यू ए आ गया, ये कोड करेगा ल्यूसीन के लिए। तो जो म्यूटेशंस पूरे सेंस को ही बदल दे, कोडोन की सेंस को ही चेंज कर दे, तो उसको बोल रहे हैं मिस सेंस, ठीक है। तो मिस सेंस मतलब, जैसे आप यहाँ पर देखोगे, द बेस सब्स्टिट्यूट the base is substituted and alter the codon in a mRNA resulting in the different amino acids in the proteins। तो अगेन यानी कि एक ऐसी म्यूटेशंस जो अल्टर्ड कर दे कोडोन को। तो यहाँ पर म्यूटेशंस हुई हमारी, यहाँ पर म्यूटेशंस हुई, और ये कोडोन हो बदल गया, पहले ये ओरिजिनल था अब ये क्या म्यूटेटेड है, और इसकी वजह से यहाँ पर जो नया अमीनो एसिड्स है वो कोड कर रहा है, तो इसको बोलेगा मिस सेंस म्यूटेशंस। क्लियर है? सेकंड आते हैं हम इसके बाद नॉन सेंस भाई। तो यहाँ पर मतलब नॉन सेंस का मतलब है कि कोई सेंस ही ना बने। तो पहले मान लो ओरिजिनल था हमारा जो कि यू सी ए था, इस सीरीन बना रहा था, लेकिन अब म्यूटेशन होगी तो क्या बन गया, यूजीए बन गया। तो यूजीए क्या होता है, स्टॉप कोडोन होता है। तो ऐसी म्यूटेशन जो स्टॉप कोडोन को के लिए कोज करे या फिर क्रिएट करे, तो वो बोलोगे नॉन सेंस, यानी कि किसी को भी सेंस नहीं करती है, मतलब किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करती, मतलब स्टॉप कोडोन बना दी इसने तो कोई अमीनो एसिड यहाँ पर ऐड ही नहीं होगा, क्योंकि जो आपकी जो ट्रांसलेशन है वो स्टॉप हो जाएगी, तो बोलोगे नॉन सेंस। क्लियर है? तो ये ऊपर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। सेकंड आ जाता है साइलेंट म्यूटेशन, यानी कि ऐसी म्यूटेशंस, म्यूटेशन तो हुई है बट उसका इफेक्ट फिनोटाइपिकली नहीं आ रहा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये ओरिजिनल था हमारा, ये सीरीन को कोड कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पर म्यूटेशन हुई है और ये नया अमीनो एसिड बन गया, नया एमआरएनए है, ये एमआरएनए हमारा है, ठीक है ना। तो एमआरएनए में क्या हुआ, एनए, क्या हुआ कि जो कोडोन तो चेंज हो गया, लेकिन अब फिर भी क्या बन रहा है, सीरीन नहीं बना रहा। क्यों? क्योंकि अपन मैंने बताया था कि एक जो अमीनो एसिड्स है उस वो अलग अलग कोडोन के लिए, ल्यूसीन की 6 कोडोन होते हैं, याद होगा आपको, उसको बोलते हैं डीजनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। तो ये जो वर्ड है डीजनरेशन, ये अगेन एक इंपॉर्टेंट
नंबर का, आप कह सकते हो एग्जाम में एक नंबर में पूछ सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक जो अमीनो एसिड होता है ना आपका, वो अलग अलग जो कोडोन्स हैं उनसे बन सकता है। लाइक जो ल्यूसीन अमीनो एसिड है फॉर एग्जांपल, उसके 6 अमीनो एसिड, 6 कोडोन होते हैं, अलग अलग 6। तो ऐसे ही UCA भी सीरीन बनाता है, लेकिन जी UCG भी क्या बनाता है? सीरीन बनाता है। तो यहाँ पर म्यूटेशन तो हुई है, बट फिजिबल नहीं है, मतलब विजिबल नहीं है। तो इसको बोलोगे साइलेंट म्यूटेशन। म्यूटेशन तो है बट साइलेंट है। साइलेंट क्यों है? क्योंकि उसका जो फंक्शन था ना, प्रोटीन था, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। DNA में चेंज है बट प्रोटीन में चेंज नहीं है। इसके बाद भाई नेक्स्ट आते हैं न्यूट्रल म्यूटेशन, यानी कि म्यूटेशंस तो हुई है। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ फिर से क्या आ रहा है? म्यूटेशन हम की ओज कर रहे हैं, ल्यूसिन ये नॉर्मल है, ल्यूसिन बन रहा है। बट यहाँ पर हमने इनमें क्या हुई, यहाँ पर मान लो फर्स्ट म्यूटेशन यहाँ पर हुई, इससे कॉम्प्लीमेंट्री ये बना, और उसके बाद फिर जो हमारा जो कोडोन था, mRNA था, उसके अंदर भी यहाँ पर चेंज आ गया। तो यहाँ पर म्यूटेशंस दैट कैन अल्टर द अमीनो एसिड सीक्वेंस इन द प्रोटीन बट डज नॉट चेंज द फंक्शंस एज रिप्लेस द अमीनो एसिड इज केमिकली सिमिलर। तो यहाँ पर देखो, पहले ल्यूसिन बन रहा था, अब यहाँ पर आपका आइसोल्यूसिन बन रहा है, यानी ल्यूसिन की एक फॉर्म है एक तरीके से। तो कुछ ज्यादा चेंज नहीं आएगा, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल म्यूटेशंस। ठीक है, यानी कि डज नॉट चेंज इट्स फंक्शंस एज रिप्लेस द अमीनो एसिड इज केमिकली सिमिलर टू द अफेक्टेड अमीनो एसिड, यानी कि दे आर बोथ आर केमिकली सिमिलर। तो इसकी वजह से क्या, इसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रल म्यूटेशन बोलेंगे। तो ये डेफिनेशन अगेन आपसे एक नंबर में कोई भी इनमें से आ सकती है, तो इसके लिए आप थोड़ा नेक्स्ट आते हैं भाई। नेक्स्ट टाइप है हमारा लॉस ऑफ फंक्शंस, और उसके बाद आएगी गेन ऑफ फंक्शंस। तो लॉस ऑफ फंक्शंस का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो एक ऐसी म्यूटेशन हो जाए, उसकी वजह से जो पहले जो फंक्शन है, मतलब फंक्शन का मतलब यहाँ पर ये है कि नॉर्मल जो फंक्शन होता था अब वो ना हो। एक ऐसी म्यूटेशन हो जाए जिसकी वजह से पहले एक मान लो एक बर्ड्स में विंग्स आती थी और वो उड़ सकता था, या फिर एक रेट है, उसका जो कलर है वो ब्राउन कलर आता था। ठीक है, और अब म्यूटेशंस हो गई ना, तो अब उसका जो विंग्स है उसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा बर्ड्स का। तो वो हो जाएगा पर लॉस ऑफ फंक्शंस, यानी फंक्शंस का लॉस हो रहा है उस म्यूटेशन की वजह से। ठीक है, यानी कि कंप्लीट और पार्शियल लॉस ऑफ नॉर्मल फंक्शन, यानी कि कंप्लीट लॉस हो सकता है या फिर थोड़ा बहुत पार्ट, मतलब कोई फिश है उसकी फिन्स डेवलप ना हो या फिर कम डेवलप्ड हो, तो बोलोगे लॉस ऑफ फंक्शन हो गया। जो फंक्शन पहले अच्छे से काम करते थे, अब म्यूटेशन की वजह से वो फंक्शन अब नहीं हो रहा है। समझ गए ना? तो यहाँ पर जो लॉस है वो कंप्लीट लॉस हो सकता है या फिर पार्शियल लॉस भी हो सकता है। यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज सो अल्टर्ड दैट इज नो लॉन्गर वर्क करेक्टली, यानी कि जो प्रोटीन चेंज हुआ है वो इतना ज्यादा चेंज हो जाए म्यूटेशन की वजह से कि अब जो नया प्रोटीन बनेगा ना वो किसी काम का नहीं है। मतलब एक एम्ब्रो में विंग डेवलपमेंट वाला प्रोटीन पूरा अल्टर्ड हो जाए, तो उस बर्ड्स का जो एम्ब्रो या फिर उसका जो जो भी यंग वंस है, उसके अंदर जो विंग्स हैं वो डेवलप ही नहीं होंगी, तो उसको बोलोगे लॉस ऑफ फंक्शन हो गया। क्लियर है? ठीक है। और लॉस ऑफ फंक्शन हमें ज्यादातर देखने को मिलता है रिसेसिव के अंदर भाई, रिसेसिव फॉर्म के अंदर, क्योंकि वहां पर मान लो फॉर एग्जांपल रिसेसिव ट्रेट क्या होती हैं? मान लो ये क्या था आपका, दो क्रोमोसोम यहाँ पर दिखा रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है? म्यूटेशन हो गई, यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी हो गई। तो ये दिखाई देगा आपको किसमें? केवल होमोजाइगस रिसेसिव के अंदर, क्योंकि यहाँ पर भी नहीं दिखाई देगा, यहाँ पर भी नहीं दिखाई देगा क्योंकि हेट्रोजाइगस है। तो यहाँ पर म्यूटेशन तो है, बट ये दूसरा इसका जो अलील है, जीन की दो फॉर्म होती हैं, तो दूसरी अलील हो सकता है डोमिनेंट हो वो, तो वो उसको उसके प्रोटीन को मतलब उसके इफेक्ट को नल कर देगी। तो यहाँ पर जो फिनोटिपिकली हमें नहीं दिखाई देगा, म्यूटेशन तो है बट फिनोटिपिकली नहीं। इसलिए हमें जो लॉस ऑफ फंक्शन है ज्यादा देखने को मिलता है रिसेसिव कंडीशन में, जब दोनों अलील ही म्यूटेटेड हो जाए। तो यहाँ पर मान लो दो अलील थी, ये जो क्रॉस साइन बना रखा है, मतलब बोथ अलील आर म्यूटेटेड। जब दोनों ही काम नहीं कर रही हैं तो फिर फिनोटिपिकली हमें उसमें जो यंग वंस उसके अंदर फिनोटिपिकली जो करेक्टर्स हैं वो दिखाई देंगे। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट आते हैं भी, इसका उल्टा हो जाएगा गेन ऑफ फंक्शन। मतलब अगर मान लो कोई ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, उसके अंदर एक ऐसी म्यूटेशन हो जाए कि उसके अंदर कुछ नए प्रोटीन बनने लग जाएं और जो उसके लिए यूजफुल भी हों। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि अगर मान लो जो ऑलरेडी म्यूटेटेड है, अब उसके अंदर म्यूटेशन हो जाए और म्यूटेशन ठीक हो जाए फिर से। समझ गए? जो लॉस ऑफ म्यूटेशन हुई है ना, उसमें वो जो म्यूटेशन है वो किसी वजह से, या फिर डीएनए उसको फिर से ठीक कर ले, रिपेयरिंग मैकेनिज्म होता है डीएनए का, या फिर कोई रेडिएशन या केमिकल की वजह से वो म्यूटेशन
फिर से ठीक हो जाए और वो फंक्शन करना स्टार्ट कर दे फिर से, तो बोलोगे गेन ऑफ फंक्शन। ठीक है। स्टेबल मतलब म्यूटेशन तो मैंने बताया था अब भी हो रही है, सडन इनहेरिटेबल चेंज होते हैं। डेफिनेशन ये होती है सडन इनहेरिटेबल चेंज। ठीक है, तो उसको म्यूटेशन बोलते हैं। तो सडन मतलब एकदम से चेंज हो जाना, इनहेरिटेबल। और इनहेरिटेंट भी हो जाए कई बार, मतलब अगर जर्म सेल में और तो इनहेरिटेबल होंगे, सोमेटिक में तो इनहेरिटेबल नहीं होगा। इसके बाद आते हैं कंडीशनल म्यूटेशन भी। तो अगेन यानी कि एक ऐसी म्यूटेशन जो एक्सप्रेस ओनली अंडर सर्टेन कंडीशन, यानी कि अगर मान लो टेम्परेचर ऐसा हुआ ना, तो ही वो म्यूटेशन अपना इफेक्ट शो करेगी। तो अगेन द अफेक्टेड फिनोटाइप ओनली अंडर ए सर्टेन सेट ऑफ कंडीशंस, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेशंस। अगर मान लो म्यूटेशन तो है, म्यूटेशन ऐसी है कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स है ना, वो मर जाएगा अगर टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे आ जाए। लेकिन अगर 10 डिग्री से टेम्परेचर नीचे नहीं आता है, तो उसके अंदर ऑलरेडी म्यूटेटेड है वो, लेकिन फिर वो मर नहीं रहा है। तो वो जो म्यूटेशंस है वो टेम्परेचर यानी कि एक कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। उसका जो इफेक्ट है वो कंडीशन ओरिएंटेड हो जाएगा, कंडीशन डिपेंडेंट हो जाएगा, जिसको बोलोगे कंडीशनल म्यूटेशंस। यानी कि म्यूटेशन ओनली एक्सप्रेस्ड ओनली सर्टेन कंडीशंस, यानी कि अगर वो कंडीशंस होंगी तभी उस म्यूटेशन का जो इफेक्ट है वो ऑर्गेनिज्म पे दिखाई देगा। ठीक है, उसको बोलोगे कंडीशनल म्यूटेशंस। नेक्स्ट आ जाएगा लिथल। भाई लिथल मैंने बताया था आपको, लिथल क्या करता है, मार देता है, यानी कि एक ऐसी म्यूटेशन जो ऑर्गेनिजम्स को मार दे। ठीक है, तो डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो तो उसको बोलेगा लिथल म्यूटेशंस। ये एक एग्जांपल था आपकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस का। तो यहाँ पर ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, हम इतना नहीं करेंगे, बट ऐसे समझ लो आप कि यहाँ पर क्या कुछ एंजाइम्स होते हैं, लाइक डाई हाइड्रोक्सी इथोफीन, लाइक DOPA। याद नहीं करना आपने, वैसे बता रहा हूँ नॉलेज के लिए। तो अगर ये ठीक से काम कर रहा है ना वाइल्ड टाइप में, तो यहाँ पर मेलानिन बन रहा है, और उसकी वजह से यहाँ पर इसमें जो कलर है वो हमें देखने मिलता है इस रैबिट में। बट मान लो यहाँ पर कंडीशनल म्यूटेशन हुई है और टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, तब यहाँ पर जो ये DOPA जो एंजाइम्स था ये नहीं बनेगा, और उसकी वजह से यहाँ पर मेलानिन भी नहीं बनेगा, और जो रैबिट है उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो मतलब ओवरऑल म्यूटेशन ने क्या किया है कि एक पर्टिकुलर एंजाइम की फंक्शनिंग को ये चेंज कर रही है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सुप्रेसर म्यूटेशन पे। तो सुप्रेसर म्यूटेशन ऐसी म्यूटेशन होती है जो दूसरे म्यूटेशंस के इफेक्ट को सुप्रेस करते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल से देखेंगे इसको। मान लो यहाँ पर एक रेड आई आपकी ड्रोसोफिला है, क्या नाम है इसका, मतलब फ्रूट फ्लाई बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक म्यूटेशन, ये वाइल्ड टाइप थी जिसकी आई क्या थे, आई कलर क्या था, रेड आई थी। यहाँ पर एक A+ जीन है और B+ जीन है, दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं रेड आई के लिए। एक म्यूटेशन हुई, फॉरवर्ड म्यूटेशन होगी, यहाँ पर फॉरवर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा, जो ए है म्यूटेटेड हो गया, उसकी वजह से जो आई का कलर है वो वाइट हो गया। ठीक है, अगर रिवर्स हो जाए, फिर से ठीक हो जाना, तो ये जीनोटाइप हो जाएगा आपका, और फिर से क्या है, रेड आई आ जाएगी। लेकिन अगर मान लो पहले ए म्यूटेटेड हुई, वाइट कलर आ गया, फिर बी भी म्यूटेटेड हो गई, दोनों म्यूटेटेड हो गए, और उसकी वजह से क्या आ गया, फिर से रेड कलर आ गया। तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक म्यूटेशन ने दूसरी म्यूटेशन के इफेक्ट को सुप्रेस कर दिया है। भाई यहाँ पर क्या था आपका, ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव था, उसकी वजह से व्हाइट कलर आ रहा था। लेकिन अब बी के अंदर भी म्यूटेशंस हो गई, तब दोनों का जो नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव मतलब दोनों म्यूटेटेड है, इसकी वजह से यहाँ पर फिर से रेड कलर आ रहा है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि एक ऐसी म्यूटेशन जो सुप्रेस कर दे इफेक्ट ऑफ अनदर म्यूटेशन, तो उसको बोलोगे सुप्रेसर, दबाने वाली। अब है आपका क्रोमोसोम म्यूटेशन, यानी कि अब जो भी म्यूटेशन होंगे ना जीन लेवल पे नहीं होंगे, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर में चेंज नहीं होंगे, यहाँ पर जो भी होंगे वो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में चेंज होंगे। ठीक है, यानी कि जो क्रोमोसोमल म्यूटेशंस हैं अगेन दो टाइप की हो जाएंगी, स्ट्रक्चरल म्यूटेशंस या फिर न्यूमेरिकल म्यूटेशंस में। तो स्ट्रक्चर मतलब क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो जाए, मान लो आपका क्रोमोसोम है, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी चेंज, यहाँ से कट जाना, यहाँ पर ये नया ऐड हो जाना, या फिर कुछ भी व्हाट्सओवर, इन्वर्ट हो जाना सेगमेंट, या फिर ट्रांसलोकेट हो जाना। तो अगेन अगर स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो रहा है तो बोलोगे स्ट्रक्चरल म्यूटेशंस, क्रोमोसोमल स्ट्रक्चरल म्यूटेशंस। न्यूमेरिकल का मतलब होता है कि क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो जाना। भाई पहले हमारे अंदर मान लो 46 क्रोमोसोम है, अगर मान लो 45 हो जाए तो जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाएगा, 47 हो जाए तो भी जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो वो है आपका न्यूमेरिकल अल्ट्रेशन, न्यूमेरिकल चेंज या न्यूमेरिकल अल्ट्रेशन, जिसके अंडर आते हैं आपके सिलेबस में है एनिप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी। ठीक है, ये भी आपके सिलेबस में है, इधर वाले भी। ठीक है,
तो फर्स्ट जो टाइप थी हमारी क्रोमोसोम म्यूटेशन की, इसका नाम है नंबर 1 पे डिलेशन, नंबर 2 पे डुप्लीकेशन, नंबर 3 पे इन्वर्जन, एंड नंबर 4 पे आएगा हमारा ट्रांसलोकेशन भाई। ये आपसे एग्जाम में पूछने के चांसेस मच हाइयर एज कम्पेयर टू जीन म्यूटेशंस। ठीक है, तो इनको आपने इस कैटेगरी में डालना है। ठीक है, इनको भी और इन दोनों को भी, दे आर द बोथ मोस्ट इंपोर्टेंट। फर्स्ट आ जाएगा डिलीशन पे। डिलीशन का मतलब क्या होता है, एक क्रोमोसोम का जो पीस है वो डिलीट हो जाना। यहाँ पर देखोगे आप डायग्राम से पढ़ेंगे पहले इसको। ओरिजिनल क्रोमोसोम है ये सेंट्रोमियर दिखा रखा है, ये अलग अलग जीन लेबल कर रखे हैं, दिख रहा होगा आपको ये। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है कि इसके अंदर ब्रेक हो जाना। ब्रेक हो गया तो क्या होगा, जो फ्रेगमेंट ए है वो लोस्ट हो गया, तो यहाँ पर जो जीन ए था वो काम नहीं करेगा अब। तो ये जो म्यूटेशन हुई है इसको बोलोगे अब डिलीशन, यानी कि इन्वॉल्व द लॉस ऑफ ए क्रोमोसोमल सेगमेंट। यहाँ पर जीन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सेगमेंट की बात कर रहे हैं। सेगमेंट छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, साइज की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर केवल सेगमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोज रिसेसिव जीन्स ऑन अनडिलेटेड क्रोमोसोम्स टू गेट एक्सप्रेस। तो इससे होगा क्या, मान लो फॉर एग्जांपल, भाई मान लो ये जो ए था ना ये डोमिनेंट था। इस सेकंड पॉइंट को बता रहा हूं। अगर मान लो जो इसके इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री और बना लोगे आप यहाँ पर, तो जो जीन ए था मान लो डोमिनेंट था, यहाँ पर जीन ए रिसेसिव था, इसके नीचे दूसरा क्रोमोसोम, दूसरी जो इसकी वो जो स्ट्रैंड होगा इसका। ठीक है, तो अगर मान लो जो डोमिनेंट था वो डिलीट हो जाए, तो इससे होगा क्या कि रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस करने लग जाएगा। क्लियर है, ये सेकंड पॉइंट बताया कि इट कोज द रिसेसिव जीन ऑन अनडिलीटेड क्रोमोसोम्स टू गेट एक्सप्रेस। क्योंकि हमने डोमिनेंट को तो डिलीट कर दिया, बचा क्या रिसेसिव, वो अपना इफेक्ट दिखाएगा फिर। ठीक है ना। तो जैसे कि मान लो घर पे जब तक के मम्मी पापा रहते हैं तो वो डोमिनेंट रहते हैं, जब वो घर पे से चले जाते हैं तब आप अपने घर के राजा हो जाते हो। मेरी चली गई अब यहाँ पर, अपने छोटे बहन भाइयों पे ऐसे ही करते हो ना, तो वही हो रहा है यहाँ पर भी। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द डिलीशंस इंक्लूड सेंट्रोमियर। अगर मान लो ये सेंट्रोमियर था बीच में, ठीक है, ये क्या है, सेंट्रोमियर होता है इसमें। ठीक है ना, जिसके साथ दोनों आर्म जुड़ी हुई रहती है। अगर सेंट्रोमियर वाला पोर्शन ही डिलीट हो जाए, मान लो यहाँ से कट हो, फॉर एग्जाम्पल डी एंड एफ, यहाँ पर दो कट लगे और ये सेगमेंट पूरा लॉस्ट हो जाए, तो इससे क्या होगा, ओवरऑल क्रोमोसोम खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डिलीशन इंक्लूड सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम विल बी लॉस्ट कंप्लीटली, क्योंकि दोनों आर्म को जोड़ने वाली जो चीज थी वही आपने डिलीट कर दी। समझ गए ना मेरी बात को। तो उससे होगा क्या कि ओवरऑल क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी है वो लॉस्ट हो जाएगी। ये भी हमें देखने को मिला, हम आगे एग्जांपल भी देखेंगे इसके। ये लिखा है यहाँ पर, क्राई डू चैट सिंड्रोम। ठीक है, तो यहाँ पर जो 5 आर्म, ये वैसे डिलीशन का है, सेंट्रोमीयर का नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो 5 नंबर क्रोमोसोम होता है हमारे अंदर, इंसान की बात कर रहे हैं, इसमें जो शॉर्ट आर्म होती है वो डिलीट हो जाती है। यानी क्रोमोसोम की 2 आर्म होती है, एक लॉन्ग आर्म, शॉर्ट आर्म। शॉर्ट आर्म का कुछ पोर्शन डिलीट हो जाता है। तो यहां पर आप देखोगे कि जो 5 नंबर मान लो ये क्रोमोसोम सेंट्रोमियर है, ये आपकी लॉन्ग आर्म, और ये मान लो शॉर्ट आर्म। शॉर्ट आर्म में से इतना पोर्शन यहाँ से डिलीट हो जाता है इसका। तो उससे होगा कि यहाँ पर जो जीन थे वो होते हैं हमारे लैरिंग्स फॉर्मेशन जीन्स। गले में जो लैरिंग्स होता है ना, जो स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, साउंड बॉक्स बोलते हैं हम, उसको बनाने वाले जीन थे यहाँ पर। अगर वो ही जीन, वो सेगमेंट डिलीट हो जाए, तो उससे होगा कि उस बेबी के अंदर, उस बच्चे के अंदर, वो जब बोलेगा तो बिल्ली जो बोलती है, तो वहां पर उसकी जो आवाज है वो बिल्ली के म्याऊं म्याऊं की आवाज आती है, सिंपल। जब वो रोता है तो खासकर जब रोता है तब ज्यादातर आती है। तो इसलिए इसको यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल था डिलेशन का भी। ठीक है, तो मेनी डिलेशंस आर लीथल्स इन होमोजाइगस स्टेट एंड कैन बी ऑफ टू टाइप। यानी कि कुछ डिलेशंस होती हैं, दे आर लीथल, मतलब हार्मफुल होती हैं ऑर्गेनिज्म के लिए, अगर वो होमोजाइगस स्टेट में है तो। ठीक है, यहाँ पर 2 टाइप बता दी, टर्मिनल और इंटरकलरेट। टर्मिनल मतलब डिलेशन हो केवल एक एंड से, ये यहाँ पर टर्मिनल का एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल दिस वन, ये ऊपर वाला ही हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर केवल एक साइड से या तो ए डिलीट हो जाए या फिर एफ डिलीट हो जाए, तो बोलोगे टर्मिनल। ठीक है, इंटरकैलरी का मतलब होता है कि डिलीशन ओकर विद इन द इंटीरियर ऑफ द क्रोमोसोम्स, उसके